गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आज आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज क्या, आप लोग हमेशा ही अच्छे रहते हैं, है ना। प्यारे प्यारे बच्चे, हमेशा इनके चेहरे पर स्माइल रहती है, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में याद करवा दें, रिकॉल करवा दें आपको। इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था लैंगिक जनन, फिर उसके बाद बात किया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन देख ले पुष्पों में कैसा होता है, कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और मनुष्यों में देखा जाए तो उनके अंदर किशोरावस्था, जुवेनाइल फेज, है ना। बताओ, भूल रहे हो क्या? भूलोगे तो दुई तमाचा तुम्हें मारेंगे, सोच लेना, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अब हम लोग देखेंगे जीवों में जनन का नेक्स्ट चैप्टर। हमने आपको बताया था कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन की अवस्थाएं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? लैंगिक जनन की अवस्था। मैंने आपको शायद एग्जाम्पल भी वहाँ पे दिया था ना, बड़ा फनी सा एग्जाम्पल, आप लोग को याद होगा। आपको एग्जाम्पल मतलब बड़े मेरे वाले एग्जाम्पल याद रहते हैं सब तुम लोग को, पगले गए। चलो इधर आ जाओ चुपचाप। देखो, हम लोग क्या देखेंगे? लैंगिक जनन की घटनाएं, ठीक है। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इंग्लिश में लिख दूं? लिख देते हैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग मेरे साथ नोट्स तो बना ही रहे होंगे, ठीक है। ये क्या दिख रहा है मेरे को? सही है, नोट्स तो बना ही रहे होगे। जब तुम लोग नोट्स बना रहे हो तो लिखो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में लिखो लैंगिक जनन की घटनाएं। क्या लिखोगे? लैंगिक जनन की घटनाएं। इसकी 3 घटनाएं होती हैं, आपको पता है, ठीक है। मैंने इसके पहले वाले जब पार्ट था वहां पे मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसकी 3 घटनाएं होती हैं। पहले को बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना, हिंदी से लिख लो निषेचन पूर्व घटना, ठीक है। फिर आता है निषेचन, जहां पे निषेचन होता है, और फिर आता है बच्चे निषेचन पश्च घटना, ठीक है। लैंगिक जनन के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके 3 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना, ठीक है। अगर देखा जाए तो निषेचन पूर्व मतलब प्री, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन। निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसको निषेचन पश्च घटना यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 3 इवेंट्स होते हैं। इन तीनों इवेंट्स को हमेशा याद रखना, पूरी जिंदगी भर तुम्हारे ये काम देने वाले हैं। देख लेना इन इवेंट्स को, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कौन सा इवेंट होता है? पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हम इन्हीं तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैं देखता हूं, मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर है थोड़ा सा कठिन और मैं इसको आसानी से आप लोग को समझा पाऊं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा और थोड़ा सा आप लोग के साथ मस्ती मजाक करूंगा, जिसकी वजह सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। और मैं एक चीज आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो बच्चे क्लास ना पसंद आ रही हो ना, वो चुपचाप चला जाएगा, ठीक है। उनको जो भी टीचर पसंद आ रहे होंगे आप लोग जाइए उनसे पढ़ लीजिए यार, ठीक है। मैं आपको पढ़ाने का ठेका नहीं मतलब लेकर के रखा हूं। जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, जो वास्तव में मेरे से प्यार करते हैं, वो आकर के पढ़ें। बिल्कुल दिल खुला है यार तुम लोग के लिए, समझ रहे हो। चलो इस घटना को पढ़ें, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना क्या होती है? यानी कि निषेचन से पहले की घटना। जैसे मैं आज अपना एग्जाम्पल नहीं लूंगा भाई साहब, मैं तुम लोग की शादी वादी तो ही नहीं होगी, तुम्हारी निषेचन पूर्व घटना क्या हो रही होगी, ठीक है। तुम्हारे अंदर क्या क्या हो रहा होगा, तुम मेरा मजाक बना दोगे यार। कहीं पे छोटे छोटे वीडियो क्लिप में बहुत देखता हूँ इधर उधर की फैले रहती हैं, कुछ भी मैं बोल दिया तो मतलब मस्ती कर दे मेरे साथ, हाँ बहुत पीटूंगा, ठीक है। निषेचन पूर्व घटना क्या होती है? प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? युग्मक जनन होता है। क्या होता है? युग्मक जनन होता है और युग्मक स्थानांतरण होता है।
ठीक है, इंग्लिश से लिख लो, गैमीटोजेनेसिस होता है और गैमीट ट्रांसफर होता है। दो इवेंट्स होते हैं। निषेचन पूर्व घटना में दो इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक सेकेंड, बस 1 मिनट, मैंने तुम लोग से 1 सेकेंड बोला है ना। प्री फर्टिलाइजेशन 2 इवेंट्स होते हैं, एक युग्मक जनन होगा और एक युग्मक स्थानांतरण होगा, एक गैमीटोजेनेसिस होगा, एक गैमीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमीट्स का बनना। ठीक है, गैमीट्स के अंदर जनन होगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगा निषेचन, यानी कि ये आपके अंदर का होगा, ये आपके अंदर का प्रोसेस। युग्मक स्थानांतरण मतलब एक युग्मक दूसरे युग्मक के साथ जाकर के मिलेगा। जब आपकी शादी होगी तब युग्मक मिलेगा। मैं अपना नहीं लगाऊंगा, तुम लोग को लग रहा होगा अपना लगा दूंगा, मजा आ जाएगी, तुम लोग का पीट दूंगा, ज़्यादा मजा लेने चक्कर में पड़े तो। फिर इसके बाद जब युग्मक स्थानांतरित हुआ तो हो गया उसका निषेचन। देख लो जैसे हो गया इसका, ठीक है, हो गया उसका निषेचन। निषेचन के बाद क्या होगा? निषेचन पश्च घटना आ गई, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन आ गई। क्या आ गई? पोस्ट फर्टिलाइजेशन आ गई। ठीक है, बताओ यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता। तो इस घटनाओं को लिख लो। अब हम लोग एक घटना के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, निषेचन पूर्व घटना के बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन। इसको मिटा दूं नीचे वालों में? दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत। चले भैया, गाना सुनोगे तुम लोग, गाना सुनोगे तो कूटे जाओगे। युग्मक जनन क्या होता है ना? गैमीटोजेनेसिस को यहां पे हम लोग देखेंगे। युग्मक जनन तो आपको पता है, एक होता है नर युग्मक, है ना, इधर ही लिख दो, और दूसरा होता है मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक मादा युग्मक समझ रहे हो ना? नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो होता है नर के वृषण से, टेस्टिस से। मादा युग्मक का निर्माण होता है मादा के अंडाशय से। ठीक है, मादा के अंडाशय से जो युग्मक का निर्माण होता है इसको बोलते हैं शुक्राणु, इसको बोलते हैं अंडाणु। आपको बता दें, नर के वृषण में और मादा के अंडाशय में एक जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जनन कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं? तो वहां पर पाई जाती हैं जनन कोशिकाएं। ठीक है, जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन जनन कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि जनन कोशिकाओं के पास 46 गुणसूत्र होते हैं, समझ लेना। ठीक है, अब इन जनन कोशिकाओं के नर के वृषण में यहां पे होगा अर्धसूत्री विभाजन। बताओ 46 का आधा करोगे कितना आएगा? अगर 46 का अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितना आएगा? बता दो जल्दी से, बता दो, आप लोग को पता है, बताओ बताओ। 23 आएगा। तो शुक्राणु के अंदर 23 गुणसूत्र होंगे। इसी तरह मादा के अंडाशय में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, तो अंडाणु में कितने गुणसूत्र होंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। बस सिंपल, यही समझाना चाहता था। बताओ समझ गए कि नहीं? बिल्कुल यही समझाना चाहता था मैं। बताओ समझ गए कि नहीं? मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए हो, है ना। हम समझा दे, समझ ना पाओ गंदी बात है ना। इधर देखो, 46 को अपन लोग बोलते हैं 2n, और इसके पास है n, और इसके पास भी है n। ठीक है, ये घटना समझ गए? इस घटना को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन। ठीक है, अब ये युग्मक क्या होंगे? स्थानांतरण होंगे, समझना। स्थानांतरण में यानी कि जनन की क्रिया होगी। यहां पे युग्मक स्थानांतरण होंगे, जनन की क्रिया हुई, युग्मक स्थानांतरण हो गए। तो ये 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम आपस में मिल करके एक जाइगोट बना लिए। ठीक है, यानी कि नर का जो शुक्राणु है ये
ये मिल करके एक गुणसूत्र बना लिया, वो बना जाइगोट बना लिया, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, और फिर यही प्रोसेस चलेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग, ये घटना को बोलेंगे निषेचन हो गया। जब ये भ्रूण, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तब उस घटना को बोलते हैं निषेचन। और निषेचन के बाद जब भ्रूण बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं निषेचन पश्च घटना। ठीक है, ये होता है। इतना पता हो गया। जाइगोट यहां पे बन गए, युग्मक स्थानांतरण आप लोग समझ गए, गैमीट ट्रांसफर क्या होता है, और जनन कोशिकाएं किस प्रकार से युग्मक जनन करके एक नए जीव का निर्माण कर देती हैं। बताइए, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। जो युग्मक होते हैं ना, ये है युग्मक, जैसे शुक्राणु है युग्मक, ये अगुणित होता है, यन है। ठीक है, इसका मतलब होता है 2n का मतलब होता है द्विगुणित, लिख लेना। और शुक्राणु क्या कैसा होता है, तो वो होता है अगुणित। ठीक है, ये भी आपका अगुणित है। ठीक है, जो आपके अगुणित जो नर युग्मक और मादा युग्मक है ना, वो कई प्रकार के होते हैं, तो उनको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी बुक कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, एनसीईआरटी बुक दूर रखी है, उसे रहन दीजिए, हटाओ। देखो एनसीईआरटी में खाली इमेज बना करके दे दिया है, खत्म। अब बोला जाओ पढ़ो, अब चाचा बोला जाओ, अमन भैया है ना, बोला उन्हीं से पढ़ लेना तुम। मैंने एनसीईआरटी को पता था कि मैं था, इसलिए चलो मिटा दे इसको, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, जल्दी से लो, नहीं पीट पीट के भगा दूंगा। चलो ले लिए, मिटा दूं इसे, मैं मिटा दूं, चलो ये देखो, हो गया। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गैमेट, है ना, युग्मकों के प्रकार। यही वाला घटना चल रहा है। युग्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैमेट दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। नहीं, क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ गैमेट के अंदर तो युग्मक होते हैं 3 प्रकार के, समयुग्मक, असमयुग्मक और अंडयुग्मक। ठीक है देखना, समयुग्मक, असमयुग्मक और अंडयुग्मक। ठीक है, देखो समयुग्मक, समयुग्मक को बोलते हैं आइसोगैमीट, या फिर बोलते हैं होमोगैमीट। ठीक है, समयुग्मक को क्या बोलते हैं, तो आइसोगैमीट या फिर होमोगैमीट। ठीक है, इसके बाद आता है समयुग्मक की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है ना, समयुग्मक यानी कि युग्मक इसके समान होंगे। देखो इसकी डिफिनीशन है कि नर व मादा युग्मकों की बाह्य आकृति व परिणाम में समान हो। ठीक है, जब नर व मादा युग्मकों की, युग्मक बोल रहा है, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु की बात कर रहा है, युग्मकों की बाह्य आकृति व परिमाण में समान हो। ठीक है, जब नर व मादा युग्मकों की बाह्य आकृति व परिणाम में समान हो तो उसे समयुग्मकी कहते हैं। बाह्य आकृति और परिणाम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक समान दिखता हो। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे रखा है क्लाइडेमोनास। ठीक है, देखना क्लाइडेमोनास का चित्र कुछ इस प्रकार से था, है ना। अब मैंने बोल दिया आपको कि ये नर है और ये मादा है, कैसे पहचान पाओगे तुम?
कैसे पहचान पाओगे? बिल्कुल दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है। और जब एकदम से सेम दिख रहे हैं तो आप पहचान कैसे पाओगे? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। यानी कि इसका जो नर युग्मक है, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, दोनों एकदम बाह्य आकृति और परिणाम यानी कि आकार में बिल्कुल समान होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? समयुग्मकी, ठीक है, या बोलते हैं समयुग्मक। जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, है ना, यूलोथ्रिक्स हो गया, फिर राइजोपस हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो इन सभी जीवों को बोलते हैं समयुग्मक, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं समयुग्मक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि समयुग्मक क्या है, यानी कि इनके जो नर और मादा के युग्मक होते हैं ना, वो बिल्कुल समान होते हैं, इसलिए इनको समयुग्मक बोलते हैं। अब आ जाओ असम युग्मक क्या होते हैं? असम का मतलब कि जिनके नर व मादा युग्मक, ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि नर व मादा युग्मक बाह्य आकृति में समान हो परंतु परिमाण में भिन्न भिन्न हो, ठीक है। जिनके नर व मादा युग्मक, लिख लेना डिफिनीशन बिल्कुल बना बना के, ठीक है, बाह्य आकृति में समान हो परंतु परिमाण में भिन्न भिन्न हो, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको असम युग्मक बोलते हैं, ठीक है, असम युग्मक। आपका असम युग्मक का है स्पाइरोगाइरा, ठीक है। आप लोग अगर एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठे होंगे तो वहां पर आपको एक ऐसा चित्र दिख रहा होगा, ये देखो, बिल्कुल ऐसा चित्र दिख रहा होगा। यानी कि ये आकृति में तो समान है, गोला है, दोनों गोला है, लेकिन परिमाण में भिन्न भिन्न है, ठीक है। इनमें से एक मेल होगा, एक नर युग्मक होगा, एक मादा युग्मक होगा, ठीक है। जैसे स्पाइरोगाइरा हो गया, और एक और आपका आता है, एक और जीव होता है स्पाइरोगाइरा के बाद, यूलोथ्रिक्स नहीं, यूलोथ्रिक्स, फ्यूकस, स्पाइरोगाइरा और फ्यूकस आपके एनसीईआरटी में मेंशन करके रखा है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना करके रखा है असम युग्मक का। ये होते हैं असम युग्मक, ठीक है, ये होते हैं असम युग्मक जिनको बोलते हैं एनिसोगैमीट, ठीक है, एनिसोगैमीट इंग्लिश से लिख लेना क्या हुआ यार ठीक है, एनिसोगैमीट देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ऊगैमस, क्या देखेंगे? ऊगैमस। ऊगैमस का मतलब होता है अंड युग्मक। अंड युग्मक का मतलब क्या होता है? तो देखो, ये आपका होमोगैमीट है। हाँ, अभी हेटेरोगैमीट हम लोग देखेंगे। असम युग्मक और अंड युग्मक को हेटेरोगैमीट बोलते हैं, ठीक है। अंड युग्मक क्या होता है, ओगैमीट्स क्या होता है? तो एनसीईआरटी क्या लिखता है, इसमें नर युग्मक छोटा होता है और कसाबिकीय होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है असम युग्मक में, इसमें नर युग्मक छोटा लेकिन कसाबिकीय, कसाबिकीय यानी कि फ्लैजिला, ठीक है, और मादा युग्मक बड़ा लेकिन कसाबिकी नहीं होता है, ठीक है। अंड युग्मक में क्या होता है, नर युग्मक तो छोटा होगा, जैसे आप लोग देखिए जो स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म छोटू सा होता है लेकिन उसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, वो चल के जाता है। बताओ, स्पर्म का बस में बैठ के जाता है क्या? नहीं ना, चल के जाता है, पीछे उसके पास टेल पाई जाती है। लेकिन जो अंड युग्मक होता है, अंड युग्मक तो वही जगह पर खड़ा रहता है, बैठा रहता है, फिर आकर के स्पर्म उसे फ्यूज करता है, ठीक है, फिर वहीं से आकर के स्पर्म उस चीज को फ्यूज करेगा। क्लियर है? तो यानी कि अंड युग्मक बड़ा होगा, मादा युग्मक, ये मादा युग्मक है, ठीक है, क्या है, ये मादा युग्मक है, ये नर युग्मक है। तो मादा युग्मक देख लो यहाँ पे बड़ा है, लेकिन नर युग्मक क्या है, छोटा है। मादा युग्मक क्या है, मादा युग्मक बड़ा है, नर युग्मक छोटा है। जैसे यहाँ पे लिख लो कारा हो गया, ठीक है, जंतु हो गए, और उडोगोनियम करके हो गए, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल लिख लो, उडोगोनिया, उडोगोनिया हो गया, है ना, कारा हो गया और जंतु हो गया,
तो मेरे को झुकना पड़ता है, मेरे को कभी कभी दुख हुआ करता है यार, मेरे को और लंबा होना चाहिए था। अरे लंबा नहीं है ना, मैं इतना लंबा बहुत हूँ। ठीक है, कारा, उडोगोनिया और जंतु। ये हुआ आइसोगैमेट, होमोगैमस, एंजियोगैमेट्स हो गए मस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है होमोगैमस को हमने देख लिया, होमोगैमस। हेटेरोगैमस क्या होता है ना, लिख दे, विषम युग्मकी। जगह है तो यहाँ पे, है ना। हेटेरोगैमस, विषम युग्मकी। सबसे पहले डिफिनीशन डाल के इसको लिख लेना क्लियर से, इसको भी लिख लेना, अंड युग्मक भी बता दिया, इसको भी लिख लेना। डिफिनीशन बना बना के अच्छे से नोट्स में लिखना, ऐसे ना खिंचा देना, मैं समझाने के लिए ऐसे बताया हूँ। ठीक है, नहीं ले तमाचा कूट दूंगा। इसके बाद देखो, हेटेरोगैमस हेडिंग डालो, डालो विषम युग्मकी। क्या डालोगे, डालोगे विषम युग्मकी। विषम युग्मकी क्या होते हैं, तो वहां पे साफ से बिल्कुल लिखो, बिल्कुल हिंदी से लिखो कि जब असम युग्मक और अंड युग्मक दोनों को देखा जाता है या दोनों को रखा जाता है तो उनको असम युग्मकी कहते हैं। यानी कि लिख लो सिंपल से, हेटेरोगैमस विषम युग्मकी, सॉरी विषम युग्मकी। विषम युग्मकी में लिखो, असम युग्मक और अंड युग्मक को ही विषम युग्मकी कहते हैं। सिंपल, एक लाइन में डेफिनेशन आपकी खत्म। एक लाइन में क्या हुआ, एक लाइन में डेफिनेशन आपकी खत्म हो गई, है ना। असम युग्मकी क्या होता है, सॉरी विषम युग्मकी। अरे यार मैं नाम लिख देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ बार बार, तुम लोग गलत हो जाएगा, फिर तुम लोग एक वो बवाल खड़ा कर दोगे, है ना। पढ़ने तो आते नहीं, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया तो बड़ा बड़ा खुश हो जाता है यार, मैं तो सही बोल गया है। चलो ठीक है, विषम युग्मकी क्लियर हो गया, मिटा दूँ यहाँ से। यहाँ से हम मिटा देते हैं। यहाँ तक तुम लोगों ने समझ लिया, इसको हमने कॉपी में आई होप नोट डाउन भी तुम लोग कर लिए होगे, है ना। देखो नोट साथ साथ बनाते चलता, ठीक है, बनाते चलता, नहीं तो हम आओ उधर तो तुमका बहुत मारा पीटअप, है ना। अच्छा तुम लोग कहता हूँ मारता वारता मैं नहीं हूँ, सच में मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। लड़ाई वड़ाई ये सब गंदी बातें होती हैं, है ना। अच्छे बच्चों क्या पहचान होती, पढ़ने वालों की निशान, अच्छे बच्चों क्या पहचान। ठीक है, देखो जो जनक होते हैं, ठीक है, जनक हमेशा कैसे होते हैं, जनक हमेशा द्विगुणित होते हैं। ठीक है, जनक हमेशा द्विगुणित होते हैं और उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जो युग्मक बनते हैं वो क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं, युग्मक होते हैं अगुणित। जनक कैसा होता है, तो जनक होता है द्विगुणित, लेकिन युग्मक कैसा होता है, तो युग्मक होता है अगुणित। बताओ समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं, है ना। कोशिका विभाजन होता है। लेकिन अगर जो जनक है वो अगुणित है, अगुणित मतलब जैसे मधुमक्खी का एग्जाम्पल ले लो। मधुमक्खी में आप लोग को पता है कि जो रानी मधुमक्खी होती है वो बिना नर से मिले ही नर को पैदा कर देती है। अगर रानी मधुमक्खी चाहे ड्रोन को पैदा करने के लिए तो बिना ड्रोन से मिले ही ड्रोन को पैदा कर देगी। यानी कि अगर रानी मधुमक्खी अगुणित है तो कैसे वो एक ड्रोन को पैदा कर सकती है, यानी कि उसके अंदर कौन सा विभाजन होता है, तो उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, तभी यहाँ पे युग्मक कैसा मिलेगा, यन मिलेगा। ठीक है, कैसा मिलेगा, तो युग्मक मिलेगा यन। ठीक है, बताओ क्रोमोसोम यन 2n समझ रहे हो ना। 2n जैसे अगर मनुष्य का देख लिया जाए तो 2n क्या है, मनुष्य का 2n है 46 और n क्या है, तो n है 23, मतलब आधा। ठीक है, 2n मतलब 2 गुना। ठीक है, बताओ समझ आया ना यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मिटा दें। अब एक बहुत बड़ा सा एनसीईआरटी का हमारा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है बच्चे, इस चीज़ को मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पूरे का डिटेल से बताऊंगा। मिटा दूँ इसको और इस चीज़ को याद कर लेना अपनी कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी नोट डाउन इसको कर लेना। ठीक है, तुम लोग सिंसियर हो गए हो यार, है ना। सबसे पहले लिखो जीव का नाम, ठीक है, जीव का नाम, फिर लिखो गुणसूत्रों की संख्या,
कुल गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या, दैहिक लिख लेना, ठीक है, कुल गुणसूत्रों की संख्या। इसके बाद लिखो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। युग्मकों मतलब या तो नर युग्मक होगा, या तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या बोल रहा है, या तो मादा युग्मक में। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। पानी पी लूं। अच्छा लगा, मुगैम्बो खुश हो गया, है ना। बहुत ज़्यादा, देखो इतना गर्मी मेरे को लग रहा है। अब पानी पी लिया, अभी तो और लगेगा। आता है, सबसे पहला आता है अपना इंसान, मनुष्य। तो आपको क्या पता है मनुष्य के बारे में, बताओ। मनुष्य के बारे में आपको सिंपल से एक चीज पता है, और वो चीज है कि उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा मैं इधर का सेट कर दूं, ठीक है। मनुष्य के अंदर आपको एक चीज ये पता है कि उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो बताओ युग्मक में कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल आधा होगा भैया, क्योंकि एक मनुष्य बनने के लिए 23 गुणसूत्र उसके मादा से लिए जाते हैं, और 23 गुणसूत्र नर से लिए जाते हैं। तो अगर एक युग्मक की बात की जाए, 23 गुणसूत्र। इसके बाद आता है आपका घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी, यार सभी को लिख देता हूं मैं, आपके एनसीईआरटी का जो पॉइंट है, घरेलू मक्खी हो गया, है ना, चूहा हो गया, कुत्ता हो गया। पूछा जाता है कुत्ता के टोटल कितने गुणसूत्र है, ठीक है। बिल्ली हो गया, फल मक्खी हो गया, है ना। चलो, घरेलू मक्खी के गुणसूत्र कितने होते हैं। घरेलू मक्खी के एनसीईआरटी में लिख रखा है, ठीक है, कि घरेलू मक्खी के 12 गुणसूत्र होते हैं। कितने, 12 टोटल गुणसूत्र। यदि घरेलू मक्खी के 12 होंगे तो युग्मक कितना होगा। युग्मक जाहिर सी बात है, युग्मक होगा 6। बताओ ना, तुम बताओ ना, हम बताओ, एग्जैक्ट बता दो, ठीक है। अगर चूहा के पास 42 गुणसूत्र हैं तो इसके युग्मक में कितने होंगे। बिल्कुल सिंपल बात, आधा कर दो, 21 होगा। 21 नर युग्मक से मिलेगा, 21 मादा युग्मक से मिलेगा, तब एक चूहा बनेगा, और वो चूहा के पास 42 युग्मक रहेगा, है ना। कुत्ता के पास जैसे 78 होते हैं, 78 क्रोमोसोम होते हैं, 78 गुणसूत्र होते हैं, तो कितने युग्मक होंगे। सिंपल से 39। बिल्ली के पास यदि 38 गुणसूत्र होते हैं, बिल्ली होती ना, टहलती ना इधर उधर, तो उसके पास 38 गुणसूत्र हैं, कितने होगा, 38 का आधा कर लो, 19, 19 दूना 38, ठीक है। फल मक्खी, फल मक्खी जानते हो, जो फल में लग जाती है मक्खी, है ना, जो फल मक्खी होती है, उसके पास केवल 8 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं बाबू, 8। उल्टा हाथ से लिखो, 8। तो बताओ इसके युग्मक कितने होंगे। युग्मक कितने होंगे बताओ। फल मक्खी के पास 8 होते हैं। एक सेकंड यार, मैं इसे क्लियर करता हूँ, गूगल पे देख लेते हैं, है ना। फल मक्खी के पास, मुझे कुछ डाउट लग रहा है यार, फल मक्खी के यहाँ तो यार मुझे दिख नहीं रहा, 16 होते हैं, मैं कंफर्म कह सकता हूँ 16। फल मक्खी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 16। लेकिन अगर युग्मक पूछा जाए तो 8 युग्मक होंगे उसके पास। फल मक्खी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 16, और यदि युग्मक पूछे जाए तो 8 युग्मक होंगे, है ना। इसी तरह से आप लोग आलू का देख लो, आलू के पास 48 गुणसूत्र होते हैं। कितना होता है आलू के पास, तो आलू के पास 48 यानी कि 48 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब अगर इसके युग्मकों की संख्या पूछ लिया जाए तो कितना होगा, 24 युग्मक होंगे इसके पास। 24 युग्मक इसे नर से मिलेंगे, और 24 युग्मक इसे मादा से मिलेंगे, तब जाकर के 48 बनेगा। इसके बाद आ जाओ तितली, आ जाओ। तितली के पास 380 गुणसूत्र होते हैं। तितली होती है 380 गुणसूत्र होते हैं, 190, हाँ 190 हो गया। तितली के पास जो टोटल गुणसूत्र होते हैं वो 380 होते हैं, लेकिन अगर युग्मक की बात किया जाए तो 190 युग्मक हो गए। प्याज आ जाओ, प्याज
खाते हैं ना प्याज, प्याज के पास टोटल 16 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर युग्मक की बात की जाए एक युग्मक के पास तो हो गए 8। इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ। अब लग रहा है गर्मी मेरे को, अब मेरे को परेशानी हो रही है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना। अब आती हमारी एक और घटना आती है, और उस घटना को हम लोग बोलते हैं, कौन सी घटना है? युग्मक जनन तो समझ ही गए हो, मैं बैठा हूँ, खड़ा हो जाऊँ, ये लो युग्मक जनन तो समझ ही गए हो। अब आएगा युग्मक स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, गैमीट ट्रांसफर में चुपचाप लिख लो, नर और मादा युग्मक का संलयन। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन ही क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, इसकी अगर आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी डिफिनीशन क्या होगी आपकी कि युग्मक निर्माण के पश्चात, जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तो युग्मक निर्माण के पश्चात नर व मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं। ठीक है, नर और जो मादा युग्मक होते हैं वो एक दूसरे के निकट आते हैं, और इस घटना को निषेचन की क्रिया कहते हैं। इस घटना को निषेचन की क्रिया कहते हैं। इनका मिलना ही क्या कहलाता है? इनका मिलना ही युग्मक स्थानांतरण कहलाता है, यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण हो गया। ठीक है, कुछ जीव होते हैं जिनका नर युग्मक, ठीक है, जैसे जीवों का जो नर युग्मक होता है वो चलनशील होता है, इसके पास फ्लैजिला होता है, बताया था ना, स्पर्म चल के पहुंच जाएगा। लेकिन मादा युग्मक के पास फ्लैजिला नहीं होता है। जो मादा युग्मक होता है वो अचलनशील होता है, यानी कि वो चल नहीं पाता है, वो बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है ना। जैसे यहाँ पे तुम लोग देख लियो, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ें थी कि जो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु है ना, वो अंडाणु के पास चलकर पहुंच जाता है, और अंडाणु चुपचाप वहीं पे बैठा रहता है फैलोपियन ट्यूब में, एफटी के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इमेज देख लो, जैसे ये मादा जनन तंत्र है, मादा जनन भाग है। ठीक है, हाँ, यहाँ से अंडाणु निकला, ये एफटी होती फैलोपियन ट्यूब, आगे पढ़ेंगे। यहाँ से स्पर्म गया, ये देखो चलते 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 गया, ये यहाँ पे फ्यूज कर दिया। तो इस चलने वाली पूरी घटना को बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसफर। और इस फ्यूजन को बोलते हैं, जब ये स्पर्म और ओवम मिल जाएगा तो इसको बोलते हैं निषेचन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मिटा दूं इसको मैं, उस कॉर्नर वाला मिटा करके थोड़ा सा भी और इसमें समझाना है। इसमें क्या समझाना है? जैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है, उनका नर युग्मक जो होता है, उनका नर युग्मक कैसे पहुंचता है ना। देखो, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं और टेरिडोफाइट्स होते हैं या शैवाल होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा शैवाल हो गया है ना, फिर ब्रायोफाइटा हो गया, फिर टेरिडोफाइटा हो गया। इनका जो नर युग्मक होता है क्या होता है? नर युग्मक। तो इस नर युग्मक को पहुंचने के लिए एक जल की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम होता है जल। अगर जल नहीं होगा तो ये नर युग्मक मादा युग्मक के पास नहीं पहुंच पाएगा, और जब ये उसके पास पहुंचेगा नहीं तो निषेचन की क्रिया होगी नहीं। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, और जो बीजी पौधे होते हैं, क्या होते हैं? बीजी पौधे, बीजी पौधे। तो बीजी पौधे के जो नर युग्मक होते हैं ना, और जो मादा युग्मक, बीजी पौधे के नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अचल होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मक, भैया बीजी पौधे का जो नर युग्मक है ना, ये
एंथर हुआ, वो फिलामेंट हुआ, ये एंथर हुआ। यहाँ से परागकण निकलेगा, परागकण इसके अंदर होगा, ठीक है। और ये हुआ अंडाशय, ओवरी, अंडाणु यहाँ से निकलेगा। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या हैं? दोनों अचल हैं। ये भी अचल है और ये भी अचल है, ठीक है। नर युग्मक भी अचल है, ये भी अचल है। तो ये कैसे मिलेंगे आपस में? जब चल दोनों नहीं पा रहे, कैसे मिलेंगे? तुम लोग जाओगे कहाँ मिलाने? नहीं ना, कैसे मिलेंगे? तो ये एक घटना होती है जिसको बोलते हैं परागण की क्रिया, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो परागण की क्रिया होती है किसके अंदर? बीजी पौधों में, बीजी पौधों के अंदर परागण की क्रिया होती है। और उस परागण की क्रिया के अंदर नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं, निषेचन की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या आएगा? निषेचन की क्रिया को संपन्न करेंगे, निषेचन की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब ये आगे के 2 पॉइंट हमारे बचते हैं, वो होगा निषेचन और निषेचन पश्च घटना। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। मस्ती से हम लोगों ने आज की क्लास को पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। और आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो अपन लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए फाइनली आज का वीडियो यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।